हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में, जिसे हम आमतौर पर गठिया बोलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ अर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, उसके साथ ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया, सोरायसिस हो गया और जुवेनाइल आइडियोपैथी, गाउट, इन सारे के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे इम्यून इम्यून सिस्टम का जो इम्यून सिस्टम होती है, वो हमारी इम्यूनिटी पावर जो हमारी होती है, वो हमारे जॉइंट्स को फॉरेन बॉडी समझकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसका पूरे तरीके से कोई कारण तो नहीं पता है कि ऐसा ये क्यों करते हैं, पर होने का ये कुछ कारण है, जैसे कि या जेनेटिक भी हो सकता है, किसी के फादर या मदर में हो तो उससे उसके जो बेबी होंगे उसमें होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा जैसे कि स्मोकिंग करने की वजह से या फिर अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करने की वजह से, ये सारे कारण हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अधिकतर जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपका रिब्स हो गया, स्पाइन हो गया, उसके साथ साथ में आपका सेक्रोइलियक जॉइंट होता है जो कि, और उसके साथ हिप जॉइंट, इन सारे जॉइंट्स को इफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं ये छोटे जॉइंट्स को इफेक्ट नहीं करता है, पर बहुत ही रेयर और बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, ये अधिकतर स्पाइन को इफेक्ट करता है। स्पाइन क्या होती है कि जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उनमें कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पाइन होती है, जिसमें मूवमेंट होता है, वो क्या होता है कि वो एक बैम्बू शेप में हो जाता है, जैसे कि ये है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये स्पाइन एकदम से स्ट्रेट हो गई है। अब जो हमारा ऊपर हेड हेड पार्ट है, वो मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल या फिर बैठने उठने या झुकने में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। जो जॉइंट्स हैं जहाँ स्वेलिंग होगी, पेन होगा, रेडनेस होगा, ये सारे सिम्टम्स शो करता है। उसके अलावा जो सेक्रोइलियक जॉइंट होता है, उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको हम सेक्रोइलियाइटिस बोलते हैं। ये हिप जॉइंट को भी इफेक्ट करता है, तो आगे चल के जिसकी वजह से हिप रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ जाती है। अगर हम इसे जो जो पेशेंट होता है, अगर उसे डायग्नोज करना हो तो उसके जो फिजिकल हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे, या फिर उससे टॉक कर सकते हैं कि उसको कैसे क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, उससे पूछ सकते हैं। जैसे इसमें कुछ होते हैं, पेशेंट को फीवर आना, उसके अलावा लेथार्जिक होना, और जो पेशेंट होते हैं वो उनका जो जॉइंट्स होता है उनमें मूवमेंट कम हो जाना। उसके अलावा सुबह या जो रात में सोते समय करवट बदलते समय दर्द महसूस होना, या फिर सुबह उठते समय जकड़न, जिसमें स्टिफनेस जिसे बोलते हैं, ऐसा उन्हें फील होना, ये सारे सिम्टम अगर शो होते हैं तो हम उसे बता सकते हैं, मतलब डायग्नोज कर सकते हैं कि उसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन होते हैं उन्हें भी इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि आँख हो गई, आँखों को भी ये, आँखों में जब ये इफेक्ट करता है तो आँख जो हमारी आइज होती है वो उसमें रेडनेस आ जाता है, जिसे हम यूवीआइटिस बोलते हैं। उसके अलावा जो ये फिंगर होते हैं या फिर जो उंगलियों के फिंगर होते हैं, उसमें रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, इसे हम डेक्टोलाइटिस बोलते हैं। उसके अलावा स्किन में प्रॉब्लम होना, जिसे हम सोरियोसिस बोलते हैं, ये एक स्किन डिजीज हो जाती है। इसमें भी जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्किन पे इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर इसकी डायग्नोज की बात करें, अगर हमें डायग्नोज करना है तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि HLV-27। अगर ये किसी पेशेंट का पॉजिटिव आता है तो हम एक तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। पर ऐसा हर केस में हम मुमकिन नहीं होता है कि अगर किसी पेशेंट का HLV-20 या किसी भी पर्सन का HLV-27 पॉजिटिव आया हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो ही। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके भी HLV-27 पॉजिटिव आते हैं, फिर भी उनमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता है। यह एक जीन है जो कि हर किसी में पाया जाता है।
उसके अलावा आप ESR और CRP कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट्स हैं उनके इन्फ्लामेशन के बारे में, मतलब कितना ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो चुका है, जॉइंट्स कितना ज़्यादा पेनफुल है, या जो स्वेलिंग है, रेडनेस है, वो सारी चीज़ें हम इसके थ्रू जान सकते हैं। उसके अलावा एक्सरे कर सकते हैं, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। ये सारे इन सारे जो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस तरीके से हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं। अगर इसे ठीक करने की बात की जाए तो इसका सिर्फ क्योर है, प्रिवेंशन कोई भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। उसके अलावा अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जो कि ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ ही है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे जॉइंट्स, इसमें अधिकतर जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स को पकड़ता है। उसके अलावा जो उंगलियों का शेप होता है वो थोड़ा सा जो नॉर्मल शेप होता है उससे अलग हो जाता है, जैसे कि तिरछा हो जाना, ये सारे सिम्टम्स शो करता है। उसके अलावा आपके जो जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, इनको इफेक्ट कर सकता है, आर्म को इफेक्ट कर सकता है, रेडनेस आ सकती है। इसमें भी जो पेशेंट होता है उसमें रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हैवी पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये आंखों पे, उसके स्किन में, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये आपके हार्ट को और लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर इसको डायग्नोज करने की बात की जाए तो इसमें भी हम इसमें ESR और CRP करते हैं। उसके अलावा RH फैक्टर, जिसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं, ये भी एक ब्लड टेस्ट है। उसके अलावा NT-CCP, ये भी एक टेस्ट है, इसके लिए स्पेशली कराया जाता है। उसके बाद इसमें भी एक्सरे होता है, MRI किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इन सारी चीज़ों से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। अगर देखा जाए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से अगर इसकी तुलना की जाए तो यह एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से थोड़ा ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा इसमें भी फीवर आना, उसके बाद पेन। अगर इसके होने के कारण को देखा जाए तो यह जो पेशेंट अधिक अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, या फिर अगर सोशल जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसकी वजह से हो सकता है। यह भी जो हेरिडिटी, जो जन्मजात होते हैं, जैसे माता पिता में जो पाया, जैसे अगर माता पिता में है तो आगे चल के उनके बच्चों में भी हो सकता है। ये सारे कारण इसमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में। यह जो हमारा नी जॉइंट होता है उसी को स्पेशली इफेक्ट करता है। ये क्या करता है कि जो हमारे नी जॉइंट में कार्टिलेज पाए जाते हैं वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाते हैं, और जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी कमी होने लगती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जो व्यक्ति है हैवी वेट उठाना, या फिर नी जॉइंट का ज़्यादा अनयूज़ करना, जैसे कि हैवी वेट उठाना, या हैवी जो पेशेंट, जो पर्सन है उसका ज़्यादा वेट, ओवर वेट होना। उसके बाद और इसको हम लोग DJD बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर अधिकतर देखा जाए तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं 50 से 70 साल के, उनमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हमें इसे डायग्नोज करने की बात, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, चलने में प्रॉब्लम होती है, उठने में, या फिर कहीं जो जो सीट होते हैं, जैसे कि वॉशरूम जाना हुआ, तो जो इंग्लिश टॉयलेट, हम लोग अधिकतर ये ऐसे लोग इंग्लिश टॉयलेट सीट यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके अगर हमें एग्जामिनेशन की बात की जाए, मतलब डायग्नोज की बात की जाए, तो इसे डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके अलावा CT MRI कर सकते हैं, उसके मूवमेंट को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं होता है, हम इसे ब्लड टेस्ट करके डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो जॉइंट्स होता है उसमें साउंड क्रिएट होना अलग से, जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते समय, या फिर हम कोई भी पेशेंट अगर बैठ रहा है, उठ रहा है, अगर उसमें कोई भी साउंड बार बार आ रही है मूवमेंट करते समय, तो ये डिनोट करता है कि यह ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। उसके बाद जुवेनाइल आर्थराइटिस की बात करें तो ये अधिकतर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है।
अगर हम जो मैंने तीनों आप लोग को बताया है, अगर जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात की जाए तो ये अधिकतर जो यंग पर्सन होते हैं, जैसे कि 18 या 16 से लेके 30 साल के लोग बच्चे होते हैं, उनमें देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। और यह फीमेल के अकॉर्डिंग मेल में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात की जाए तो ये अधिकतर जो 30 से लेके 40 या 50 साल के लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है कि जो फीमेल की कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मेल। ओके, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट जितने भी मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, इसका ट्रीटमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो उसके लिए आप वेट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।